वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप ने डेल्टा फोर्स को नई लोकेशन पर भेज दिया है। अब मिडिल ईस्ट में किसी को उठाने की तैयारी चल रही है। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने मादुरो को उसके महल से उठाया था। रूसी ऑयल शिप्स को जब्त करने के बाद अटलांटिक महासागर से कैरिबियन सागर तक हलचल बहुत तेज है। पुतिन ने समंदर में परमाणु सुनामी लाने वाला ड्रोन उतार दिया है। ब्लैक सी, बैरेंट सागर और नॉर्थ सी में अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ रात रूस बड़ा एक्शन ले सकता है। चीन ने भी अमेरिका को वार्निंग दी है। तेल का खेल क्या विश्व युद्ध कराएगा? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। तेल के लिए तख्ता पलट या तीसरा विश्व युद्ध? पहली बार 3 परमाणु ताकतें आमने सामने हैं। रूस और चीन ना वेनेजुएला हैं और ना ही ईरान। पुतिन और जिनपिंग ना मादुरो जैसे हैं और ना ही खामेनेई जैसे। अमेरिका को युद्ध के मैदान में पहली बार शेर से सवा शेर की टक्कर क्या होती है, इसका अंदाजा होने जा रहा है। वेनेजुएला पर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस के 3 तेल टैंकरों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रूस के खिलाफ सीधे युद्ध का आगाज कर दिया है। अमेरिका ने पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस के जंबो तेल टैंकर मैरिनेरा को सीज किया। फिर कैरेबियन सागर में सोफिया तेल जहाज पर जबरन कब्जा किया। अब सेनेगल के कोस्ट में एक और रूसी जहाज को जब्त कर ट्रंप ने पुतिन को युद्ध में उतरने को मजबूर कर दिया है। पुतिन की नेवी ने समंदर में युद्ध की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चीन ने अपनी युद्ध मशीनरी रेडी टू फायर मोड में डाल दी है। डेनमार्क के फाइटर जेट पलटवार की तैयारी कर चुके हैं। समंदर में युद्ध सिर्फ बड़े बड़े जंगी जहाजों से नहीं लड़ा जाएगा। पानी के अंदर गुरिल्ला युद्ध भी होगा, जिसमें रूसी नेवी लाजवाब है। समंदर में जब युद्ध का बिगुल बजेगा तो सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस नहीं होंगे। यह युद्ध दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, ब्राजील, क्यूबा, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, गुयाना, ईरान, तुर्की और मिडिल ईस्ट के देशों तक ट्रंप की लगाई आग पहुंचेगी, क्योंकि ट्रंप ने खुद को 3 महासागरों का राजा घोषित कर दिया है। यहां से तेल टैंकर सिर्फ ट्रंप राजा की मनमर्जी के गुजरेंगे। जो तेल पर ट्रंप को कट और कमीशन नहीं देगा, उसका टैंकर वो जब्त कर लेंगे, भले ही तेल वेनेजुएला का हो या ईरान का। वेनेजुएला और ईरान का तेल अब ट्रंप ही बेचेंगे, वही रेट तय करेंगे, वही कमीशन तय करेंगे। ना वेनेजुएला की सरकार से पूछेंगे, ना खामेनेई से कोई डील करेंगे। तेल की बिक्री से जो कमाई होगी उसके कुछ हिस्से से वेनेजुएला और ईरान की जनता की मदद करेंगे, बिल्कुल रॉबिन हुड वाले स्टाइल में। अगर यकीन नहीं होता तो मार्को रूबियो की ये बात नोट कर लीजिए। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हैं। हम यहाँ किसी को बेस बनाने और ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप और रूबियो जिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मालिक अमेरिका को मान रहे हैं, वो कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है।
इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर और बर्फ से ढका आधा अंटार्कटिका शामिल है। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा देश इसी टेरिटरी में बसे हैं। ट्रंप खुद को इन देशों का सरदार मानने लगे हैं। जो भी सरदार की बात नहीं मानेगा, उसका हाल मादुरो जैसा होगा या खामेनेई जैसा कर दिया जाएगा। What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. It's going to continue to happen. They are not going to come from outside of our hemisphere, destabilize our region in our own backyard, and us have to pay the price for it. Not under President Trump. ट्रंप वेस्टर्न हेमिस्फीयर के राजा इतनी आसानी से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सामने चट्टानी इरादों वाले पुतिन खड़े हैं। ट्रंप को पुतिन का जवाब जैसे को तैसे वाला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी पहली झलक कैरेबियन सागर में दिखाई देने लगी है, जहां पुतिन की BS-329 पनडुब्बी पहुंच चुकी है। यह परमाणु मिसाइलों से लैस है। इस पनडुब्बी के साथ रूस का सुपर टॉर्पीडो पोसाइडन भी भेजा गया है। यह एक अंडर कवर ड्रोन है। जब समंदर की गहराई से इसे रूसी पनडुब्बी लॉन्च करेगी और पोसाइडन से हमला होगा, तो अमेरिका क्या, कैरेबियन सागर में सब कुछ डूब जाएगा। इसमें 2 मेगाटन से ज्यादा का परमाणु वॉरहेड लगा है। इसके एक धमाके से परमाणु सुनामी पैदा होगी, जो न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वॉशिंगटन जैसे अमेरिका के बड़े शहरों को डुबो देगी। इसके परमाणु कचरे से ये शहर कई दशक तक रहने लायक नहीं बचेंगे। पुतिन का पोसाइडन ड्रोन हफ्तों तक समंदर के नीचे 1000 मीटर गहराई में छुपा रह सकता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट पर अटैक कर सकता है। रूस ने इसे अमेरिका और नाटो देशों की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दरकिनार कर हमले के लिए तैयार किया है। क्या अब वो वक्त आ गया है? अगर ट्रंप नहीं रुके, तो क्या पुतिन का पहला प्रहार समंदर के नीचे से होगा? पुतिन ने वार्निंग दे दी है। पश्चिमी देशों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। रूस का धैर्य अनिश्चित काल तक नहीं बना रह सकता। अगर रूस पर युद्ध थोपा गया तो कोई विजेता नहीं होगा। हम सब शहीदों की तरह स्वर्ग हो जाएंगे और यहीं मुर्दा पड़े रहेंगे। सबसे बड़ा नुकसान यूरोप का होगा, शायद वो धरती पर ही ना रहे। पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल रूस के पास न्यूक्लियर हमले की जानकारी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अमेरिका के पास भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। यूरोप के पास कुछ भी नहीं है। वो परमाणु हमले के दौरान डिफेंसलेस है। Все должны понимать, что вот у России есть система СПРН, система по предупреждению, раннего предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше в мире нигде такой системы развитой нет. У нас есть. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны. Это первое. Второе, мощность ударов. У нас наше тактическое ядерное оружие в 3 раза мощнее, в 4, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. फिलहाल ऐसा लगता नहीं। तेल टैंकरों की लड़ाई परमाणु युद्ध तक चली जाएगी। ट्रंप ने उत्तरी अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर में जो किया है, अब पुतिन वही नॉर्थ सी, काला सागर और बाल्टिक सागर में कर सकते हैं। यहां ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और तुर्की के तेल टैंकर का आना जाना रोक सकते हैं। अब देखना यह है कि वाकई ट्रंप के एक्शन का बदला होगा या दोनों के बीच कोई सेटिंग बन चुकी है। ट्रंप वेस्टर्न हेमिस्फीयर के तेल का कारोबार संभालें और पुतिन ईस्टर्न हेमिस्फीयर के तेल को कंट्रोल करें। अगर ट्रंप पुतिन के बीच अंडरस्टैंडिंग बन गई तो चीन का क्या होगा? क्योंकि समंदर में टैंकर जब्त करने की शुरुआत ट्रंप ने चीन से ही की थी। वेनेजुएला से तेल लाने वाली चीनी कंपनियों के 4 टैंकर अमेरिका ने जब्त कर तेल के लिए युद्ध का आगाज किया था। लिहाजा चीन हर हाल में ट्रंप को रोकने की कोशिश करेगा, वरना बिना तेल के उसका काम धंधा ठप पड़ सकता है।
वेनेजुएला ईरान और रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। चीन ने 2024 में 553.4 मिलियन मीट्रिक टन तेल खरीदा। 2025 में चीन 12.38 मिलियन बैरल तेल पर डे खरीद रहा है। चीन ने 2007 से अब तक $60 अरब का निवेश वेनेजुएला में किया है। अब भी $15 अरब चीन का बकाया है। इसी के बदले चीन को सस्ता तेल मिल रहा है। ईरान में 2023 तक चीन करीब $3.9 अरब खर्च कर चुका है। वेनेजुएला के बाद अगर ईरान के तेल भंडारों पर ट्रंप ने कब्जा कर लिया तो चीन के लाखों डॉलर का निवेश डूब जाएगा। चीन की इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित होगा, जो ट्रंप का असली मकसद है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका का कोई भी अभियान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरा है। वेनेजुएला एक संप्रभु राज्य है जिसे अपने प्राकृतिक संसाधनों और सभी आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण और स्थायी संप्रभुता प्राप्त है। जिनपिंग ने पहली बार सीधे सीधे ट्रंप को ललकारा है। अमेरिका अगर युद्ध चाहता है तो युद्ध ही सही। चीन को अगर ट्रंप खत्म करने की सोच रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। चीन पहला प्रहार नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने या नाटो ने पहला प्रहार किया तो दूसरे प्रहार का मौका चीन नहीं देगा। इसी धमकी के साथ चीन ने युद्ध की तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं। जल, थल, नभ में चीनी सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। चीन अब की बार तैयारी मल्टी फ्रंट वॉर वाली कर रहा है। अगर डायरेक्ट युद्ध हुआ तो अमेरिका, ताइवान और जापान को आगे कर चीन पर प्रहार कर सकता है। अगर अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो किम जोंग उन भी रूस और चीन के साथ मोर्चा बनाकर मैदान में आने में देर नहीं करेगा। ईरान और वेनेजुएला के मौके पर किम जोंग उन पहले भी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे चुका है। किम के पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा भी है जो परमाणु प्रहार कर सकती हैं, अमेरिका तक मार कर सकती हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 5,580 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 8,177 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं। रिटायर्ड फ्रांसीसी अधिकारी मिशेल योकोवलेफ ने अनुमान जाहिर किया है कि अमेरिका 18 से 24 महीने में चीन से युद्ध शुरू कर सकता है। उससे पहले अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रूस, चीन दोनों को बड़ा झटका देना चाहता है। ग्रीनलैंड पर कब्जा कर वो रूस की नेवी फ्लीट और पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में पहुंचने से रोक सकता है। रेयर अर्थ मेटल पर चीन की मोनोपोली को खत्म कर सकता है। ट्रंप का यह गेम उल्टा भी पड़ सकता है। यूरोप में उसे विरोध झेलना पड़ेगा और रूस चीन की ज्वाइंट फोर्स से टक्कर लेनी पड़ेगी। Russia is not Venezuela. Russia is a nuclear-armed powerhouse, that is not going to allow itself to be, quote-unquote, pushed around like we're able to do with Venezuela, because Venezuela is a much smaller and much less capable nation. मादुरो के बाद ट्रंप का अगला टारगेट खामेनेई है। ईरान में जिस तरह आग लगी हुई है, गली गली गोलियां चल रही हैं, उससे खामेनेई को हटाना अब ट्रंप के लिए मुश्किल नहीं है। तेहरान से शुरू हुआ सत्ता विरोधी आंदोलन अब 150 शहरों तक फैल चुका है। ईरान के 31 प्रांतों में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर नारेबाजी ना कर रहे हों। सुलेमानी का स्टैच्यू ईरानी पब्लिक ने फूंक दिया है। यह वही कमांडर हैं जिसे अमेरिका ने ड्रोन अटैक में मार गिराया था। खामेनेई रिजीम ने तेहरान और कई शहरों में सुलेमानी के स्टैच्यू बनाए थे। उसे ईरान का हीरो बताया था। उस हीरो का नामो निशान बागी जनता ने मिटाना शुरू कर दिया है। खामेनेई के कमांडरों को दिन दहाड़े सड़क पर घसीट घसीट कर मारा जा रहा है। यह IRGC का लेफ्टिनेंट महमूद है, जिसे गुस्साई अवाम ने गोलियों से भून दिया।
ईरान के कराच शहर में चारों तरफ आग लगी हुई है। इस्लामिक रिजीम से जुड़े दफ्तरों और आवासों को जनता फूंक रही है। खामेनेई की फोर्स उन्हें कंट्रोल करने के लिए गोलियां चला रही हैं।